नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन डी पर आ जाइए। अब नाउ कम टू इलस्ट्रेशन डी। A promises to maintain 20 child, to maintain 20 child। A का प्रॉमिस क्या है कि वो B के बच्चे को मेंटेन करेंगे एंड B promises to pay ₹1000। वो A को देगा 1000 रुपये ईयरली फॉर द पर्पज। यहाँ पर भी हेयर द प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। दीज आर ऑल्सो लॉफुल कंसिडरेशन। यहाँ पर भी कि तुम मेरे बच्चों को पालोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तुम मुझे 1000 रुपये दोगे उसके बदले मैं आपके बच्चे को पालूंगा। तो ये क्या होगी, फिर होगी म्यूचुअल कंसिडरेशन हो गई। आपका प्रॉमिस था 1000 रुपये मुझे देना, उसके रिटर्न में व्हाट आई विल डू, आई विल मेंटेन योर चाइल्ड। तो समथिंग इन रिटर्न यहां पर क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गई। तो मेरे प्रॉमिस के बीच में के लिए आपने जो किया, मुझे पैसे दिए, आपकी कंसिडरेशन हो गई। आपकी पेमेंट के बदले में जो मैंने किया, मैंने बच्चे का ध्यान रखा, वो मेरी कंसिडरेशन हो गई। तो दीज आर द केसेस ऑफ कंसिडरेशंस। अब यहाँ पर ABCD आपके मन में ये हो सकता है कि सर आप हमें इतना क्यों समझा रहे हो डिटेल में जा कर के, है ना, बच्चों वाले हैं, हम पढ़ के भी समझ लेंगे। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से एक ये बनता है, अगर आपको डी ही समझा दिया, क्वेश्चन यहां से ये बना देते हैं वो कि दीज आर द लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है कि वेदर दिस इज द केस ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो एक आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में अंतर है। ये केसेस हैं एक दूसरे को रिटर्न करने के चीजों के। तो यहां पर ये केसेस कवर्ड होते हैं लॉफुल कंसिडरेशंस में। तो सेक्शन 23 में ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, इनकी लैंग्वेज पर कमांड करना और सबसे अच्छा तो रट लेना कि ये आएगा तो लॉफुल कंसिडरेशन का मामला है यहाँ पर ये। इसलिए ज़रूरी था आपके लिए इतना डिस्कशन करना। प्लीज़ लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, हाँ है ना। नाउ आई कम टू द बेर एक्ट अगेन। पहली बात थी ये, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। जब तक कि ये विधि के द्वारा फॉरबिड ना किया गया हो, इसको निषेध ना किया गया हो, समझे। इफ एनी कंसिडरेशन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, if any object is prohibited by the forbidden by law, then that consideration will not be lawful, rather it will be unlawful consideration। तो this is the first case कि जब भी कोई प्रतिफल या कोई उद्देश्य विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा जिसको निषेध किया गया होगा, जिसको फॉरबिड किया गया होगा, जिसको प्रोहिबिट किया गया होगा, उसको बोलते हैं फॉरबिडन बाय लॉ। और इन दैट केस दैट विल बी अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ये आपको टिप्स पे रटा होना चाहिए कि इन जनरल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विल बी लॉफुल, बट इफ दिस कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ, यदि इसको लॉ ने ही मना कर दिया है, देन इन दैट केस इट शैल बी अनलॉफुल। कम ऑन, पहली लाइन पर आ जाइए जल्दी से, आगे कॉपी है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे पहले और फिर हम 1 बाय 1 पिक करेंगे, विद केस लॉस पढ़ेंगे बाद में। जैसे फॉरबिडन बाय लॉ को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। जैसे सपोज इफ आई से टू यू
अगर मैंने आपसे ये कहा कि नैना को टपका दो, नैना के नाम की सुपारी दे दी मैंने आपको, आई विल गिव यू ₹5 करोड़ इफ यू किल नैना, तो द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी इज व्हाट? I will give you, I promise you to pay 5 crore rupees. What is your consideration? You will kill Naina. Killing of Naina. Killing of Naina is consideration on you, from your part. From my part is the payment of 5 crore rupees. So whether your consideration is prohibited or not, क्या लॉ किसी को मारने के लिए प्रोहिबिट करता है या नहीं करता है? कम ऑन एवरीवन। अब क्योंकि कमीशन ऑफ क्राइम इज फॉरबिडन बाय लॉ, क्योंकि लॉ इसको फॉरबिड करता है, क्योंकि लॉ इसको निषेध करता है, तो ये अनलॉफुल होगी। देखो, आप सीधे सीधे नहीं कह सकते बबुआ ई का देखो, कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। देखो मैं आपको एक थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूं। शशांक शेखर के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। शशांक शेखर के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, लड़की की बात चल रही है। अब बाकी सब लड़की पढ़ी लिखी है, सारी बात ठीक है, लेकिन किसी ने कहा लड़की काणी है। काणी है तो एक तो ये कहना लड़की काणी है, एक स्टेटमेंट, कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। एक ये कहना क्योंकि लड़की की एक आंख खराब है इसलिए वो काणी है। आप दोनों मंत्र समझ रहे हो? जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें रीजन समझाया गया है, मतलब वही आ रहा है। अब यहां पर तो आपको पता ही काणी तभी होगी, या मैं और कहता हूं, अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि शशांक लड़का ठीक नहीं है, शशांक लड़का ठीक नहीं है, तो भाई क्यों नहीं है? नंबर 1 ये हो सकता है, शशांक लड़का ठीक नहीं है क्योंकि वो शराबी है इसलिए ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, शशांक लड़का क्योंकि जुआ खेलता है इसलिए ठीक नहीं है। शशांक लड़का, धर्मेंद्र वाले स्टाइल में बोल रहा हूं मैं, वो कभी कभी नाचना गाना देखने चला जाता है इसलिए ठीक नहीं है। तो यहां पे रीजंस आ रहे हैं कि क्यों ठीक नहीं है। आप सिंपली ये नहीं कहेंगे कि कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, आप ये कहेंगे इस तरीके से कि कंसिडरेशन इज forbidden by law, therefore unlawful. Why it is unlawful? You will have to, because in this case you can say the case falls in the clause 1, forbidden by law. हाँ है ना, बताइए। तो जब कानून के द्वारा किसी बात को फॉरबिड किया गया हो, मना किया गया हो, और आप वही कंसिडरेशन आप दे रहे हैं, तब ये कहा जाएगा कि ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। उद्देश्य अगर आपका उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने का उद्देश्य अगर आपका जो है वो क्राइम है, वो टॉर्ट है, वो समथिंग प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है, देन योर कंसिडरेशन विल बी अनलॉफुल। तो प्लीज लेट मी नो, आपको ये इतनी मेहनत से बात समझाई है वो आपको आई समझ में या नहीं आई कंप्लीटली? कम ऑन एवरीवन। अब समझिए दूसरा, ये सेकंड कैटेगरी है, इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। ये और बहुत है, ये समझना बहुत आसान नहीं है। इज ऑफ सच ए नेचर
consideration or object is of such nature if permitted it would defeat the provisions of any law। मुझे अपना टाइम याद आ रहा है भाई, चुटकियों में सुना सकता था, चुटकियों में सेक्शन मतलब 2 से लेकर के 30 तक यूं सुन लो, नॉन स्टॉप, बीच में रुकने का नाम नहीं लूंगा मैं, कोमा पर ही ऊपर नीचे नहीं देखूंगा, बड़े स्मूथली ऐसा गाना गाते हो आप लोग वैसे सुना सकता था। एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। चलिए अब इसको कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर क्या है कि ये इस प्रकार की कंसिडरेशन हो, इस प्रकार का ऑब्जेक्ट हो कि यदि उसको परमिट कर दिया गया, यदि उसको अलाउ कर दिया गया, तो किसी कानून के, किसी भी लॉ के प्रोविजंस को वो डिफीट करता है, वो उसके प्रावधानों को डिफीट करता है या बाईपास करके बनाया जा रहा है वो। तो 2 बातें हैं देखो, पहली कैटेगरी में और सेकंड कैटेगरी में। पहली कैटेगरी थी फॉरबिडन बाय लॉ, एक कार्य को, एक उसको साफ साफ मना कर दिया गया है, अपराध नहीं करोगे, टॉर्ट नहीं करोगे, प्रोहिबिटेड है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ये फॉरबिडन नहीं है, इसको निषेध नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी प्रकृति इस कार्य की ऐसी है कि अगर इसको अलाउ कर दिया डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो फिर किसी ना किसी कानून के प्रावधानों का मजाक उड़ जाएगा, समझे? उसका वो जो उद्देश्य था वो निष्फल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी हमारी जो क्लास होगी आज तो बेर एक्ट पर ही सीमित हो जाएगी, सेक्शन 23 का बेर एक्ट ही रहेगा। इसके बाद में हम लोग इन्हीं बातों को दोबारा डिफरेंट केस लॉज से समझेंगे, क्योंकि उन केस लॉज से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेंस में तो आने की संभावना कम है, लेकिन प्रीलिम्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे बड़ी मुसीबत केस लॉज, सबसे अच्छी बात केस लॉज, यही है बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इतने सारे केस लॉज, उनके नाम, उनके डिसीजंस, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अब जो मैं क्लास ले रहा हूँ इससे मैक्सिमम डिटेल में जाया जाए कि स्टूडेंट को एक भी पेज यहाँ से वहाँ पलटने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम लोग इनके केस लॉज को पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेर एक्ट को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या है, जैसे सपोज कीजिए शिल्पा गुप्ता मैडम ने जमाने भर से कर्जे ले रखे हैं, और सरकार का भी रिवेन्यू है इन पर, सरकार को भी लैंड पर रिवेन्यू नहीं दे रही हैं, ये रिवेन्यू देने की बात ही नहीं कर रही हैं। अब घर पर आ गया कुड़की का मामला, क्या आया कि इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, इनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए, अब सेल कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन शिल्पा गुप्ता बड़ी मास्टरमाइंड है, इन्होंने कहा, किसको ढूंढा इन्होंने, कीर्ति सिंह को ढूंढ लिया कि कीर्ति कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बताओ, कि देखो क्योंकि मैं तो डेटर हूं, मेरा ही मकान बिक रहा है, तो ऑक्शन में मैं तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकती, आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। लेकिन कीर्ति तू करेगी पार्टिसिपेट, तू खरीदेगी इसको। कीर्ति कह रही भाई मैं कहाँ से खरीद लूंगी, मैं तो अभी खुद ही स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। कह रहे पैसे की बात ही नहीं है, पैसा मैं खर्च करूंगी, बस नाम तेरा होगा। एक्चुअली में तो मैं ही ऑक्शन में खरीद रही हूं, लेकिन सिर्फ तेरा नाम चाहिए क्योंकि लॉ मुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो यहां पर जो शिल्पा मैडम क्या कर रही है, ये उस लीगल प्रोविजंस को बाईपास करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इफ परमिटेड, इन दोनों के एग्रीमेंट को, उसको अगर एनफोर्स करेंगे तो इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। लॉ ने डायरेक्टली प्रोहिबिशन नहीं है, तो समटाइम्स लॉ प्रोहिबिट समथिंग डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट सेल लिक्वर विदाउट लाइसेंस, प्रोहिबिशन है, फॉरबिडन है। बट समटाइम्स देयर मे बी सिचुएशंस
when you tend to defeat the provisions of any law indirectly. So if you do that, that consideration or object will be considered to be unlawful. हाँ है ना? बोलो. थर्ड पॉइंट है फ्रॉडुलेंट, कपटपूर्ण है. आपको पढ़ना चाहिए इलस्ट्रेशन ई. इलस्ट्रेशन ई, चलिए अच्छी बात है, यहीं पर है. ए बी एंड सी, ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. ये एक एग्रीमेंट करते हैं. क्या करते हैं? फॉर डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स, कि वी विल डिवाइड द गेन्स. कौन से गेन्स? एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड. समझे? जहां 3 यार मिल जाएं, है ना, वही है ये. 3 फ्रॉडी लोग, चीटर्स, एग्री करते हैं कि जो कुछ भी फ्रॉड से कमाई होगी वो हम आपस में बांट लेंगे. अब ये जो एग्रीमेंट है, दिस इज व्हाट समथिंग forbidden by law. Law does not promote this such kind of fraud activities. So this is agreement is void because यहां पर क्या है? Object is unlawful. यहां पर consideration नहीं है. A B को नहीं कुछ नहीं दे रहा, B C को कुछ नहीं कर रहा. यहां पर कंसिडरेशन वाला मामला नहीं है. जैसे मैंने कहा कि यहां पर क्वेश्चन आएगा, इन दिस केस कंसिडरेशन इज अनलॉफुल और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. प्रतिफल अवैध है या उद्देश्य अवैध है. तो इस एग्रीमेंट में आप देखो, व्हाट इज अनलॉफुल? ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. कि हमारे तीनों का जो एग्रीमेंट है उसका उद्देश्य क्या है? चीट करना, फ्रॉड करना, कपट करना, वो अनलॉफुल है एंड देयरफॉर वॉइड है. ठीक है, प्लीज रीड इट. उसी तरीके से दिस इज इलस्ट्रेशन एफ. ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज एंड बी प्रोमिसेस टू पे ₹1000. द एग्रीमेंट इज void as consideration is unlawful here. मैंने क्या क्या? मैं तो जज बना दूंगा. तुमने कहा मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, 10 लाख दूंगा, 1 करोड़ दूंगा. 1 करोड़ के बदले में मैं तुम्हें पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट, जैसे जज होना, यूपीएससी, क्वालिक, वट एवर इट में भी, है ना. तो पैसे के दम पर मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा. Is it prohibited or not? Is it forbidden or not? Come on. This is unlawful consideration because this is forbidden by law. समझ रहे हैं बात? Arranging public employment through illegal means is forbidden by law. Therefore, it is unlawful consideration. ये आपकी consideration क्या हो गई? अनलॉफुल हो गई. और अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस हम पढ़ेंगे, एग्रीमेंट वॉइड होता है फिर वो. बोलो हाँ है ना. दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. एंड देखिए अपने यूट्यूब चैनल को, आपका अपना यूट्यूब चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए. वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज. तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच.